वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 80। इस टेस्ट में फोकस करने वाले हैं जनरल साइंस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करें। उसमें भी फोकस है किस पर? रसायन विज्ञान। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से अम्ल का प्रयोग कपड़ों पर स्याही के धब्बों को हटाने में किया जाता है? कपड़ों पर स्याही के धब्बे लग जाते हैं, ऊपर की जो पॉकेट होती है उसमें पेन रखने से या यूज़ करने से, कैसे भी लग सकते हैं वो। किसका? बेंजोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर ऑक्जेलिक अम्ल, किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, कपड़ों पर स्याही के धब्बे जब लग जाते हैं उसको हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का, ऑक्जेलिक एसिड का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग कपड़ों पर स्याही के धब्बों को हटाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग कपड़ों की छपाई रंगाई में और चमड़े के व्यंजक के रूप में फोटोग्राफी आदि में किया जाता है ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, चमड़े के ऊपर का बाल साफ करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है और शरीर के किसी अंग के थोड़ा सा कट जाने पर खून का बहना रोकने के लिए पोटास एलम का प्रयोग किया जाता है। कौन सा करेक्ट है इन दोनों में? देखिए, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है एक क्षार है। इसका प्रयोग घरों में चूना पोतने, गारा व प्लास्टर बनाने में और जल को मृदु बनाने में, अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में और मिट्टी की अम्लता दूर करने आदि में किया जाता है। पोटास एलम एक लवण है। इसका जो प्रयोग है जल के शुद्धिकरण में, औषधि निर्माण में, चमड़ा उद्योग में, शरीर के किसी अंग के थोड़ा कट जाने पर खून का बहना रोकने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग बनाने के लिए जो है पोटास एलम का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? देखिए, 7 जो होता है ना वो नॉर्मल होता है। 7 के ऊपर जाएगा तो पदार्थ की जो प्रकृति है वो क्षारीय होती चली जाएगी। अगर नीचे होता जाएगा 7 से तो वो अम्लीय होती चली जाएगी। तो यहाँ पर जो दूध का पीएच होता है वो 6.4 होता है। कितना होता है? 6.4। तो दूध का जो पीएच होता है, मिल्क का जो पीएच मान होता है लगभग 6.4 होता है और मानव रक्त का पीएच 7.3 से 7.5 तक होता है। पीएच जो मान है वो 0 से 14 के बीच होता है। जिन विलयकों का पीएच मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं और जिन विलयनों का पीएच मान 7 से अधिक होता है वे क्षारीय होते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित जैसे जल क्या है? जल का कितना होना चाहिए? 7। निम्नलिखित कथन उदासीन है वो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनसे ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अमोनिया का बनना एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा छेपी है या फिर ऊष्मा शोषी है? देखिए, ऊष्मा छेपी है और करेक्ट है पहला भी, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परस्पर सहयोग से अमोनिया बनता है तथा इस अभिक्रिया में काफ़ी ऊर्जा मुक्त होती है। अतः अमोनिया का जो बनना हुआ वो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है एक। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। पहला स्टेटमेंट है, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है और क्लोरीन का विघटन भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया फोटोसिंथेसिस करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण के फलस्वरूप घटित होती हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं और क्लोरीन का विघटन भी प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण के फलस्वरूप होता है। अतः क्लोरीन का विघटन भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को निम्नलिखित में से किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान सा प्रश्न है। ध्वनि ऊर्जा नहीं है, विद्युत ऊर्जा नहीं है, रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। तो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदली जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कोई एक असत्य होगा इन चारों में से, या नहीं होगा तो ये होगा। तांबा को बहुत दिनों तक आर्द्र हवा में छोड़ देने पर कुछ समय
के पश्चात उसकी सतह पर काले रंग की मलिन परत बैठ जाती है। सोना, प्लेटिनम जैसी कुछ धातुओं का संक्षारण ना के बराबर होता है। सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, इन धातुओं का जो संक्षारण है वो ना के बराबर होता है, मतलब बहुत कम होता है। धातु के संक्षारण की प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि धातु पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाती। जैसे लोहे का संक्षारण है, लोहे पर जंग लगने से होता है ना उसका संक्षारण। अच्छा, लोहे पर जंग लगती है तो वजन बढ़ता है घटता है? बढ़ जाएगा। तो करेक्ट है यहाँ पर स्टेटमेंट सी करेक्ट है, बी करेक्ट है। पहला वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि तांबे को बहुत दिनों तक खुली हवा में रखने पर, आर्द्र हवा में छोड़ देने पर उस पर हल्के हरे रंग की परत चढ़ती है, काले रंग की नहीं चढ़ती। तांबा होता कैसा? कॉपर ब्राउन टाइप का, ब्राउन कलर जैसा होता है। कुछ समय, एक ही काफ़ी है ना, दो दो बार कैसे हो गया ये? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। तो तांबे को बहुत दिनों तक आर्द्र हवा में छोड़ देने पर कुछ समय के पश्चात उसकी जो सतह है वो हल्के हरे रंग की मलिन उस पर जो बैठ जाती है, काले रंग की नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? छोटे आकार के कणों के पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील परंतु नग्न आँखों से दृश्य होते हैं, मतलब नेकेड आई से देखे जा सकते हैं, निलंबन कहलाते हैं। और नदी का गंदा जल, वायु में धुआं आदि निलंबन के उदाहरण है। बिल्कुल है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका उत्तर। पढ़ लीजिएगा एक बार और, क्योंकि एक्सप्लेनेशन कुछ खास बन रही थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन कोलाइड का एग्जाम्पल नहीं है? इनमें से कौन कोलाइड नहीं है बताइए। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, यूपीपीएससी के लिए पूछा गया है इस तरह का प्रश्न 2-3 बार। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, असिस्टेंट कमांडेंट में भी पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन कोलाइड का, देखिए ब्लड और दूध कोलाइड है, शाही भी कोलाइड है, गोंद भी कोलाइड है, पानी जो है ना जल कोलाइड नहीं होता। तो पानी कोलाइड का उदाहरण जो है वो नहीं है। दूध, रक्त, शाही, गोंद आदि कोलाइड के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि कौन सा करेक्ट है। पीट कोयला निर्माण की प्रथम अवस्था है और लिग्नाइट कोयला सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है। देखिए, सर्वोत्तम किस्म का कोयला तो एंथ्रेसाइट होता है ना, जिसमें कार्बन का परसेंटेज 90+ है, 95+। और पीट कोयला जो है वो निर्माण की प्रथम अवस्था है। पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, पीट कोयला जो है निर्माण की प्रथम अवस्था है, करेक्ट है। एंथ्रेसाइट कोयला सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। एंथ्रेसाइट कोयला जो है वो कोयले की अंतिम अवस्था है, पहली पीट है। सबसे ज़्यादा कार्बन का परसेंटेज होता है एंथ्रेसाइट में। एंथ्रेसाइट से थोड़ा कम अच्छा बिटुमिनस, उससे कम अच्छा लिग्नाइट। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने पर कोक और अलकतरा और कोल गैस प्राप्त होते हैं। वायु की अनुपस्थिति में कोयले के गर्म करने की प्रक्रिया को कोयले का भंजक स्रावण कहते हैं। देखिए, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इनको पढ़ लीजिएगा एक बार और। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। गैल्वेनिक सेल के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को निम्नलिखित में से किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? गैल्वेनिक सेल के द्वारा केमिकल एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो गैल्वेनिक सेल द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और डेनियल सेल एक प्रकार की गैल्वेनिक सेल है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, निम्न कोटि की धातु को सुरक्षित रखने या उसको आकर्षक बनाने के लिए उस पर एक उच्च कोटि की धातु की एक पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विद्युत लेपन। मुद्रण उद्योग में काम आने वाले ब्लॉक विद्युत अपघटन विधि से तैयार किए जाते हैं। देखिए, बिल्कुल किए जाते हैं, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है इन चारों में से? सभी ईंधन में हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन का उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक ईंधन
के रूप में सामान्यतः नहीं किया जाता क्योंकि इसका सुरक्षित भंडार कठिन है। भंडारण करना कठिन है इसका हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ये सारे के सारे करेक्ट हैं, तीनों के तीनों, गलत तो कोई है नहीं। तो इसका आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त जो हैं सारे के सारे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। किसी ईंधन का ऊष्मायमान ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलने के पश्चात प्राप्त होती है। किसी भी अच्छे ईंधन का ऊष्मायमान कम होता है। देखिए, ऊष्मायमान अगर कोई अच्छा ईंधन कैसे क्यों कहलाएगा, जब उसका ऊष्मायमान अधिक होगा ना, तभी तो वो अच्छा ईंधन कहलाएगा। अच्छा ईंधन कब कहलाएगा, जब उसका ऊष्मायमान अधिक होगा। तो कम नहीं होता, अधिक होता है। गलत है ये सेकंड वाला स्टेटमेंट, ये वाला पहला करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, सॉरी फॉर दिस, ये मात्रा है। तो किसी भी अच्छे ईंधन का जो ऊष्मायमान है वो अधिक होता है, कम नहीं होता है। तो 15 प्रश्न थे केमिस्ट्री के जनरल साइंस में। अच्छे से इसका रिविज़न कर लीजिएगा। धन्यवाद।